इशरत के आरोप का अनस ने किया खंडन। सभी आरोप है निराधार। आपको बता दें कि इशरत पत्नी तौसीफ ने अनस नामक युवक पर 50,000 की ठगी का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी थी और PK7 न्यूज को बयान दिया था। जब आज अनस ने इशरत पर पलटवार किया, सुनिए उनकी जुबानी PK7 न्यूज पर। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। दोस्तों, हमारे द्वारा एक न्यूज चलाई गई है जिसमें इशरत पत्नी तौसीफ मोहल्ला अफगानान कैराना एक व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप है कि 50,000 रुपए अदालत के जुर्माने के लिए वो अदा करती है। जिसको अदा करती है उसका नाम लिया गया है अनस, जो कि कैराना तहसील परिसर में बैठते हैं और वे दस्तावेज लेखक हैं। तो अब जैसे ही हमने दूसरे पक्ष का वर्जन जानना चाहा तो अनस किसी शादी समारोह में बाहर गए हुए थे, जिस कारण उनकी हमारी अभी तक मुलाकात नहीं हो सकी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दूसरे पक्ष का भी फैसला लिया जाए, निर्णय लिया जाए कि क्या है, और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं आरोप प्रति आरोप अगर कोई भी लगाता है उससे सनवर सिद्दीकी या PK7 न्यूज सच्चाई का एहसास का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आरोप प्रति आरोप जो लगाते हैं वो उनका अपना मैटर है। तो मैंने सोचा कि अनस से मिला जाए, तो अनस मेरे साथ हैं जो आरोपी हैं। जी अनस भाई, जी सर, जानना चाहता हूँ कि आप पे एक इशरत है जिसके पति का नाम तौसीफ है, मोहल्ला अफगानान से हैं। वे कह रहे हैं कि आपने उनसे 50,000 रुपए लिए और जो जुर्माना नहीं भरा। नहीं सुनावर भाई, ऐसा कुछ भी मसला नहीं है 50,000 रुपये वाला। मसला सिर्फ 20,000 रुपये का है जी। उनके पास से मेरे पास 20,000 रुपये आए हुए हैं, जिसमें से 10,000 रुपये का जो खर्च है वो वकील की फीस का है। अच्छा। वकालतनामा वगैरह जो उनका खर्च होता है अपने कोर्ट का, और उससे अलग 10,000 रुपये के अंदर उनके पास जमानती का इंतजाम नहीं था। अच्छा, यानी कि जमानती किए गए थे। उसमें ऐसा था, उनके लड़के की जमानत को हुए हुए तकरीबन 6 या 7 महीने के आसपास हो चुके थे। तो उन लोगों का व्यवहार कुछ ऐसा है, उनको कोई जमानती नहीं मिला था यहाँ किराने के अंदर। तो मेरे पास वो आई थी, उन्होंने कहा कुछ इसमें जो खर्च हो वो आप लेके मेरे 2 जमानती कर दो, जो 1 लाख रुपए के जमानती थे। तो उनमें जमानती का जो खर्च है वो 10,000 रुपये का था, यानी एक जमानती का 5,000 रुपये का। जी जी जी। जिस 5,000 में वो अपने जमीन के कागज वगैरह और जमानत तस्दीक, अगर कोई अपने डॉक्यूमेंट दे रहा तो किसी लालच के लिए जो भी खर्च होगा वो सरकारी खर्च वगैरह सब उसी के अंदर था। वो 20,000 रुपये का मसला है, और वो तो निपटे हुए तकरीबन आज 1.5 साल के आसपास हो चुका। अच्छा, हाँ जी। तो फिर मैटर क्या था जो ये अब उबाला लिया है कुछ दिनों के बाद? वो मसला ऐसा है सनवर भाई, वो तो मामला निमट गया था, 1.5 साल गुजर चुका उस मसले को। तो उसमें ऐसा था, उनका एक मकान था हमारी गली के सामने। अच्छा। वो उसे बेचना चाह रहे थे और मुझे अपने गैरेज के लिए मकान की जरूरत थी। अच्छा। तो उनसे मैंने मकान का सौदा कर लिया। उन्होंने मकान का एग्रीमेंट मेरे नाम भी कर दिया, और फिर साल भर का उसमें टाइम था। उन्हें अपनी लड़की की शादी करनी थी। अच्छा। तो साल भर के अंदर ना वो शादी कर पाए और ना ही वो मकान का बैनामा करने के लिए आए। फिर मेरी उनसे दोबारा बात हुई, मैंने जो पैसे और चाहिए वो ले लो आप और मकान का बैनामा कर दो। कहने लगी जी हमें 1 साल का टाइम और चाहिए। अच्छा। तो मैंने उनको दोबारा से साल भर का टाइम दे दिया। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ मेरा, ये सब मेरे पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, और साल भर का उसमें टाइम था, 9वें महीने का टाइम है उसमें, 2023 का। लेकिन उसके बीच में मुझे पता ये चला उन्होंने तो वो मकान किसी और को बेच दिया। यानी कि आपसे बयाना लिया, एग्रीमेंट कराया और दूसरे को दे दिया। तो क्या आपने इसमें कोई कानूनी कार्रवाई करना उचित नहीं समझा? ऐसा हुआ, मेरे नाम एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद एग्रीमेंट के बाद में 1 साल भर का जो टाइम लिया, तोसीमियात बोलते हैं उसे, उस पर भी मैंने पैसे दिए उन्हें। और वो होने के बाद में 2-4 महीने गुजरे थे। ये मेरे पड़ोस में मेरे जानने वाले हैं, उनसे मुझे कुछ टाइम बाद पता चला कि उन्होंने तो मकान मुझे बेच दिया और मेरे बैनामा भी कर दिया। अच्छा। मैंने चाची से बात की, मैंने वो तुमने एग्रीमेंट मेरे भी कर रखा है, बैनामा वहाँ कर दिया, ये तुम गलत कर रहे।
कहने लगी जी वो मैं तुम्हारा मसला जो पैसों का है वो निपटा दूंगी। मेरे पैसों से एग्रीमेंट में 50,000 रुपये गए हुए हैं। आपके 50,000 रुपये इशरत ने लिए हैं? मेरे पैसे 50,000 रुपये गए हुए हैं और मेरे पास रजिस्टर्ड उसका एग्रीमेंट है। दिखा सकते हैं आप? तो हम ये दिखा रहे हैं जो उन्होंने मकान दिया है, देना किया था और बयाना लिया था, तो उसका एग्रीमेंट भी इनके पास है, जो अभी कैमरे पर आपको दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट इशरत करती है और इसमें 50,000 रुपए बतौर नकद, जिसको बयाना कहा जाता है, जो बैनामे के टाइम पूरी रकम अदा कर दी जाती है। ये भी इसमें टाइम जी, उसके बाद में। तो फिर उसके बाद में ये कहते हैं 1 साल बाद कि अभी हमारी लड़की की शादी हुई है या पैसे अभी मकान नहीं बेच सके, तो ये बाद में टाइम बढ़ा देते हैं। और इसी टाइम के बीच में जो ये बता रहे हैं अनस कि ये बैनामा दूसरे के नाम कर दिया जाता है। आपको पूरा का पूरा ये जो है डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्री कार्यालय से निकले हुए हैं, इसकी फोटोकॉपी आप देख रहे हैं। अच्छा, तो फिर उसमें आपने क्या किया? उसके बाद में होता यह है, ये बात तो पेंडिंग पड़ गई थी। कहने जी मैंने अपना घर जो जहाँ लिया है वहाँ मेरा खर्च हो गया, लड़की की शादी कर दी, मैं विधवा हूँ। अच्छा। तो मुझे टाइम दे दो, मैं तुम्हारे 50,000 रुपये लौटा दूंगा। अच्छा। वो मामला ऐसे पेंडिंग पड़ा रहा। कुछ हम भी काम में ज़्यादा बिजी रहे और फिर अभी 3-4 दिन पहले जो मामला दोबारा से उठा है, इसकी वजह ये है, मैं आपसे बताऊं बात। इन्होंने ये जो है इशरत, चाची के नाम से मशहूर है यहाँ के रहने। चाची? जी, इन्हें चाची के नाम से जानते हैं सब। अच्छा। इशरत के नाम से इन्हें कोई नहीं जानता। इन्होंने इसमें क्या किया, जैसे मकान का हमारे से सौदा किया, मुतालबा किया, मैं अपना मकान बेच रही हूँ, मैंने एग्रीमेंट कराया। इन्होंने हमारे से एक बात की चोरी रखी। सौदा करने से भी पहले इन्होंने इस मकान पे जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम चल रही है मकानों वाली, उसमें से कुछ लगभग 1 लाख रुपए के आसपास निकलवा रखे हैं। यानी कि जो पहली या दूसरी किस्त आती है वो सरकार से ले ली है, डूडा से। तकरीबन 1 लाख के कुछ समथिंग, कम ज्यादा इतनी होती है। वो 1 लाख रुपए ले रखे हैं और उसकी रिकवरी आ गई। उन्हें पता चला कि इन्होंने मकान नहीं बनाया, पैसे इनके खाते में आए हुए हैं। तो वो रिकवरी यहाँ मकान पे आई। उन्हें पता चला कि ये मकान तो बिक चुका है। फिर उन्हें पता चला कि ये किसी ने यहाँ बता दिया होगा, मेरे से तो मिले नहीं, कि इन्होंने मकान अपना यहाँ से बेच के कहीं और बना लिया। अच्छा। वो रिकवरी वाले वहाँ पे पहुँच गए। उन्होंने वहाँ जाके मालूमात की। फिर उनका जो भी बात हुई होगी वो तो मुझे पता नहीं सही तरीके से। फिर होता यह है, वो मैंने उनसे पूछा भी, मेरे पास वो आए पहली बार अभी 3-4 दिन पहले। मैंने उनसे पूछा तो मकान वाले आए हुए थे, तुम्हारे से मुलाकात हो गई? कहना हाँ मिल गए, वो मैं अपना आप निपटा लूँगी, मामला हो तो उसमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वही बात चल रही थी। मैंने जो मेरे पैसे दे दो 50,000 रुपये, और 1 लाख रुपए का जो मसला ये मकान वाला है, ये जो भी कुछ है जिसका भी उसे भी निपटा लेना, उसमें तो मेरा कोई मसला था ही नहीं। वो तो जिस पे मकान है उस चीज़ को तो वो देखेगा, मेरा तो सिर्फ 50,000 का मसला था। अब तो आपके 50,000 को क्या कहा उन्होंने? 50,000 कह रही थी मैं दे दूंगी, दे देंगे। ये तो आपसी बात है, मना कुछ नहीं किया। लेकिन ये जो जैसे कि आपके खिलाफ तहरीर लेके चौकी थाने में पहुंची हैं और उन्होंने कहा कि मेरे 50,000 रुपए की ठगी कर ली है। एक तो होता है कि मेरे पे पैसे चाहिए और एक होता है ठगी करना, झूठ बोलना। ऐसा है, दरअसल मैं तो देखो किसी की तहरीर आज तक दी नहीं। आज तक मैंने किसी की तहरीर नहीं दी और मैंने उनसे जितनी बार भी कहा पैसों को, उन्होंने मुझे मना नहीं किया। वो मेरे से टाइम ही लेते रहे। लगभग 3 साल से मसला चल रहा है मेरा उनका पैसों का। ना मैंने किसी से कहा, लेकिन मेरे पास जब ऑन रिकॉर्ड मेरे पेमेंट गई हुई है तो मैं वहाँ सेफ था। मकान बिक गया, चलो कोई मसला नहीं है। अब ये 50,000 का तकाजा मैं पहले करता, उससे पहले उन्होंने मेरे नाम ही तहरीर दे दी। मैं चौकी में गया, मैंने अपने सब कागज़ दिखाए, मेरे पे कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह सब थी। वो पैसों का मेरे से वादा कर रहा है, वो रिकॉर्डिंग वगैरह मेरे पास आज भी मौजूद है। उसके बाद में बस मैं चौकी में चला गया, मैंने अपने पेपर दिखाए, रिकॉर्डिंग दिखाई। उन्होंने कहा आप मुझे पेपर दे दो, आप फोटो स्टेट करा के अपने, मैं से रिपोर्ट में लगा के आगे भेज देता हूँ। अच्छा। उसके बाद में फिर वो आपके चैनल पे आ गए। बस यहाँ तक उनसे मेरी बात हुई है। अच्छा, साथ साथ हो क्या रहा है, अब मान लो वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं तो बंदा कानूनी कार्रवाई कर ले। अब वो कानूनी कार्रवाई के साथ साथ किसी से मेरे पास फ़ोन भी करा रहे। अच्छा। कि जी वो मामला आप अपना निपटा लो, ना आप मुझे पैसे दो ना मैं आपसे दूँ। मैंने कहा जी अगर आपके पास कोई प्रूफ अपना पैसे देने का मुझे हो, किसी के बीच में आपने 50 दिए हो तो मुझे वो प्रूफ दे दो।
और जो मैंने पैसे दे रखे हैं आप मेरे से उसका प्रूफ ले लो। अब आज सुबह की बात है, हमारे यहाँ मोहल्ले में 1-2 घर के अंदर जाके कहा उन्होंने कि जी मेरा मसला नहीं मिटवा दो। ये बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये अनस हैं जो दस्तावेज लेखक हैं, तहसील कैराना परिषद में इनका अपना ऑफिस है जहाँ पर ये बैनामे करते हैं। तो अब बात आती है यहाँ पर कि एक तरफ तो दस्तावेज लेखक हैं, उनके पास सारे प्रूफ उन्होंने दिखाए हैं, दूसरी ओर एक महिला जिसका नाम इशरत पत्नी तौसीफ है, उनका आरोप है कि इन पर 50,000 रुपए उनके हैं। वो ऑन रिकॉर्ड कोई सबूत ना होने के कारण ये कहती हैं कि उनको मैंने 50,000 रुपए अपने लड़का जो पकड़ा हुआ था या उसकी जमानत हुई थी, ये तो उन्हीं को पता है, कि अदालत ने जुर्माना लगा दिया है कि 50,000 रुपए जमा कर दो। तो इन्होंने 50,000 रुपए इन पर लेने का आरोप और उसको जुर्माने को भरना, तो ये कहना है कि उसकी कोई स्लिप होती या उसका कोई नोटिस होता कोर्ट का कि 50,000 आप पर हैं। तो उनका कहना ये है कि जो महिला है जो आरोप लगा रही है कि मेरे 50,000 रुपए ये कहकर ठग लिए गए हैं कि कोर्ट में जमा करने हैं। कोर्ट का कोई ऐसा आदेश ही नहीं था जुर्माने का। तो अब ये बताइए कि क्या कोर्ट केस से आपका कुछ ताल्लुक था? सिर्फ उसमें मेरा उनको लड़के की जमानत कराने का ताल्लुक बस। और उस ताल्लुक अच्छा, सुना कि वो लड़का ही मर चुका है? वो दरअसल लड़का उनका थोड़ा सा ऐसे ही था। अच्छा। हाँ, रिकॉर्ड उसका थोड़ा ऐसा ही रहा शुरू से ही। हाँ। तो वो लड़का तो बीमारी में एक्सपायर हो गया था। अच्छा अच्छा। उस लड़के का ना जो जमानती बने थे हाँ। उस टाइम पे जमानती उस लड़के ने तारीख नहीं की। हाँ। तो कोर्ट ने उसके लड़के के वारंट के पहले फरमान के फरमान तब भी पेश नहीं हुआ। अच्छा। फिर जो उसके जमानती बने थे फिर उनके LPW हो गए। अच्छा। LPW होने के बाद में मुझे जानकारी मिली जो जमानती थे, एक उसमें खुद में जमानती था। अच्छा। और एक जमानती उसमें मेरे पास जानने वाले हैं गांव से। एक जमानती वो थे। अच्छा। तो दोनों जमानती थे, उसमें हमारे दोनों के LPW हो गए। उस टाइम पे कादियान साहब यहाँ मौजूद थे इमाम गेट चौकी में। हाँ, उनसे मिलके मैंने उनसे 8 दिन का टाइम लिया था और 8 दिन के अंदर मैंने जाकर वो लड़का उनका पेश कर दिया। नहीं वो पेश नहीं मैं कर पाया था। अच्छा। वो लड़का यहाँ जो वारंट हो रहे थे कैराना ADG के यहाँ से, वो दारू वारू का मसला था कुछ। वो लड़के की मैंने जानकारी ली, मुझे 3-4 दिन में जाके पता चला वो तिहाड़ में किसी जेब काटने के मसले के अंदर बंद है। अच्छा। फिर मैंने वहां से वकील से वकालतनामा लगा के उसकी जो फाइल चल रही थी वहां से कागज ला के वो मैंने यहाँ कोर्ट में लगाए थे। तो आप देख रहे हैं PK7 न्यूज ने दोनों फरीक से मिले हैं। उनका जो कहना था आरोप वो यहाँ पर अगर डॉक्यूमेंट देखें तो बिल्कुल निराधार है। लेकिन किसके आरोप? ये प्रति आरोप, वादी या किसी भी किस्म से ना तो हम वादी का पक्ष करते, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सच्चाई दिखाना और सच्चाई जानने के लिए आज हमने अनस से मिलने को कहा। उन्होंने मिलने के लिए कहा कि मैं मिल सकता हूं, मैं किसी शादी समारोह में बाहर गया हुआ था। तो उनसे मिलने के बाद में जो आरोप था वो आप कमेंट करके बताएं कि क्या चाची यानी कि इशरत पत्नी तौसीफ या अनस पुत्र अंसार सच कौन बोल रहा है, ये राय आप ही देंगे। धन्यवाद। मैं हूं सनवर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास।